ये बहुत गर्व की बात है। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। 2024 की दौड़ लगता है कि शुरू हो गई है, राजनीति जोरों पर है और इस वक्त अगर कोई दौर चल रहा है देश में तो वो है यात्राओं का दौर। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी निकले हुए हैं और उसी क्रम में आज बिहार के बांका में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इसको मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने हरी झंडी दिखाई। दूसरी तरफ बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए हैं आज से समाधान यात्रा पर और वो समाधान क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस पर भी जरा आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष के साथ जो एकजुटता दिखाने की उनकी कोशिश थी, जो कि गठबंधन करने की उनकी कोशिश है, अभी तक उसमें कुछ भी फल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी अपने आप को सबसे बड़ा नेता देश में दिखाने की और बताने की, जताने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी तक गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ गांठें ही दिखाई दे रही हैं। बिहार जिस पर अब सबकी निगाहें हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी अभी गुजरात के बाद सीधे बिहार के दौरे पर थे। तो अब एक के बाद एक जिस तरह से हलचल बढ़ रही है उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो क्या यात्राओं के जरिए अब मंजिल तय होगी 2024 की? इसी पर आज करेंगे विशेष चर्चा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा जब नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकले हैं तो जो राजनीति गरमाई है उस पर नजर डाल लेते हैं। लोग चाह रहे हैं कि आप राज्य की यात्रा तो कर चुके हैं, देश की यात्रा करिए, विपक्ष को एकजुट कीजिए। अभी तो हम पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो वो है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि फिर अपना राज्य ये है तो उसको एक बार देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए, पहले तो ये कर ले और उसका हाउस तो जनवरी में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक अच्छा ऐसा लगेगा और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो कुछ और देखिए उसमें कोई बात। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे कर। तो नीतीश कुमार यात्रा पर जब निकले तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद अगर हम देखें तो राजनीति तो गर्मा ही रही थी, लेकिन इस वक्त जो गठबंधन है वहां पर, महागठबंधन बिहार में, उसको लेकर के भी चर्चाएं गर्म है कि आखिर जब बयान आता है एक आरजेडी के विधायक की तरफ से, सुधाकर सिंह की तरफ से, तो फिर राजनीति गर्माती है। लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, जब उनसे पूछा गया इस यात्रा के बारे में तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। यात्रा पे निकले हैं, देखेंगे उसको, तभी तो बिहार के लिए बढ़िया काम करेंगे। मुख्यमंत्री को ढेर सारा मैं बधाई देने का काम करता हूँ कि यात्रा पे निकले हैं। तो चलिए अब जरा बीजेपी ने जब इस यात्रा के बारे में कटाक्ष किया तो वो सब बातें क्या थी, सुशील मोदी को सुनते हैं और उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने कि कांग्रेस की यात्रा को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। इन दोनों ही बयानों को जरा सुन लेते हैं। नीतीश कुमार लाख प्रयास कर ले, 250 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पूरा देश घूम ले, लेकिन विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाएंगे। ये विपक्षी दल एक मरा हुआ घोड़ा है जिस घोड़े में अब जान नहीं फूकी जा सकती है। इसलिए नीतीश जी को मुबारक हो, वो घूमे पूरे देश, 250 करोड़ के प्लेन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो जाएगा। ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, ये मुझे दिखाई पड़ती है पार्ट टाइम परेड और फुल टाइम पाखंड। इनकी जो पुश्तैनी विरासत है, तो उस पुश्तैनी विरासत को के प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन का प्रोग्राम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ इतनी बड़ी, इतना इन्होंने कहा कि इतना हमने लंबी यात्रा कर ली, इस यात्रा में जो है वो न नीतियां दिखाई पड़ी, न कार्यक्रम दिखाई पड़ा, न सोच दिखाई पड़ा, न संकल्प दिखाई पड़ा। केवल एक ही सियासत दिखाई पड़ी कि नरेंद्र मोदी जी को गाली बको, उनको कोसो, उनके बारे में दुष्प्रचार करो, उनके कहीं ना कहीं देश को ये दिखाने की कोशिश करो कि हमारा जो पारिवारिक, हमारी जो खानदानी विरासत रही है, जो हमारी पुश्तैनी विरासत रही है, उससे बड़ी दुनिया में, हिंदुस्तान में कुछ नहीं रहा है।
तो जाहिर तौर पर एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, तो दूसरी तरफ अब बात शुरू हो गई है नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर। और इसीलिए जब सवाल खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार, क्योंकि इससे पहले भी कई बार यात्राओं पर निकल चुके हैं और इतनी यात्राओं के बीच में सिर्फ 2 ऐसी यात्राएं हैं जिनका जिक्र सबसे ज्यादा होता है, जिसको लेकर नीतीश कुमार की छवि भी बदली थी और उसके बाद सत्ता तक के दरवाजे भी उनके लिए खुले थे। लेकिन इस बार जो समाधान यात्रा है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खुद उनकी पार्टी के ही नेता कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं। शिवानंद तिवारी, उनका अगर हम बयान सुने तो वो ये बात कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है, नीतीश कुमार को अपनी इस यात्रा को पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो उनकी उम्र है और दूसरे इतनी ठंड है, तो दोनों के बीच में तालमेल अगर वो बिठाएंगे तभी जाकर कुछ आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ और भी सुर सामने आ रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग दबी जुबान में ये भी बात कर रहे हैं कि क्या ये सब कुछ, ये जो यात्रा पर निकलना है नीतीश कुमार का, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए रास्ता तय करने के लिए या रास्ता खोजने के लिए एक तरीका उन्होंने निकाला है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो पैक्ट इस वक्त दिखाई दे रहा है, पहले से ही 3 बड़े बयानों में नीतीश कुमार ये बात सामने ला चुके हैं कि 2025 में महागठबंधन का जो चेहरा है जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का, वो तेजस्वी यादव होंगे। एक तरह से उन्होंने अपने लिए पूरी तरह से ये कह दिया है कि वो बिहार की राजनीति में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ 2024 की जो बात है वो आ जाएगी। तो ये जो 2-3 बड़े सवाल हैं ये खड़े होते हैं नीतीश कुमार की इस समाधान यात्रा को लेकर। और तीसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब तक जितनी बार भी नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे रहे उसमें उन्होंने तमाम 10 से ज्यादा लोगों के साथ, नेताओं के साथ, विपक्ष के मुलाकात की है, उसमें ऐसा कुछ निकलकर समर्थन नहीं आया है क्या सामने? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो फिलहाल एक नया शिगुफा छोड़ ही चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा के बाद वो निकलेंगे देश भ्रमण पर। जब पूछा गया उनसे तो क्या देश भ्रमण पर निकलने से पहले ये टीजर की तरह वो बिहार में देना चाहते हैं अपनी इस यात्रा के जरिए? चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं रुक करती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं जो कि पक्ष रखेंगी यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का। और हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुप्रिया जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी कि किस तरह का जो समाधान है वो निकालने के लिए नीतीश कुमार निकले हैं, क्योंकि 3 बड़े सवाल जो खड़े हुए हैं आप ही की पार्टी से और आपके जो साथ में दल है महागठबंधन में आरजेडी, वहां से शुरू हुए हैं। तो ये जो सवाल है इन पर विराम लगाने की ये यात्रा है या फिर कि कुछ और तलाशने की यात्रा है? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा कार्यकाल रहा है 2005 से 2022 का, ये पहली बार कोई यात्रा नहीं है। हम आपके चैनल पे भी आपने भी बताया और ये सबको पता है कि 13वीं यात्रा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो वो जनता के बीच जाकर के अपने ही शासन काल में जिस तरह की योजनाएं जनता के लिए होती हैं, क्या वो योजना जनता तक डायरेक्ट पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, या इसमें कितने भी इंप्रूवमेंट हुए हैं, इन सभी चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार और इस बार समाधान यात्रा को लेकर के निकले हैं। उनका एक मानना है कि हमने पिछले कुछ दिन पहले देखा कि बिहार में एक जो घटना हुई थी बहुत ही दुखद था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों ने अपनी जान को गंवाया। और कई ऐसी चीजें हैं जिसपे जो कानूनन रूप से हमारे यहाँ जुर्म है और इस पे कानून है कि हम शराब ना पीते हैं ना बेचते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसका सेवन किया गलत तरीके से। और कई ऐसे योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाया, सरकार के लिए, जनता के लिए हो, और सरकार उसकी समीक्षा करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी इस तरह की यात्रा करते रहे हैं और जनता से मिलते रहे। और आप देखेंगे कि वो हर सोमवार को वो जनता दरबार भी लगाते हैं। जो लोग अगर उन तक नहीं पहुंच पाए किसी भी कारण से, वो खुद ही यात्रा पे निकल गए कि डायरेक्ट उनका कनेक्शन हो सके। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जनता जो होती है वो सरकार को चुनती है, और वो सरकार जिसको चुनती है, सरकार का दायित्व होता है कि जनता से वो मिले और जनता के बारे में समझे और जनता की समस्याओं को समझ करके उसके लिए कार्य करे। तो लेकिन बात रही भाजपा के नेताओं की, अब इनका कल्चर ही नहीं है जनता के लिए बात करना और जनता से मुखातिब होना। क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री जी को देखें तो मन की बात करते हैं, कभी आज तक 2014 से आपने देखा है क्या प्रधानमंत्री जी को यात्रा पे निकलते हुए? उनकी जब भी यात्रा हुई है वह यात्रा हुई है चुनावी यात्रा।
बतौर प्रधानमंत्री वे कितनी बार दिखे हैं अपनी जनता से मुखातिब होने के लिए, मन की बात कर देते हैं, आदेश देते हैं। एक हिटलर स्थायी है देश के अंदर में, तो हम अपने हित के लिए, जनता के हित के लिए, जनता की समस्याओं को समझने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। तो हम लोग कई नेताओं को सुना, भाजपा के नेताओं को, कि उनकी अलग अलग सोच है। मैं उनको बता दूं कि हम लोग 2005 से 2022 में और 17 साल ये हमारे साथ में थे, और उसमें भी हम यात्रा पर निकले थे। तब यह उस समय उस यात्रा की वाहवाही लूट रहे थे। आज विपक्ष में है तो इनको भाई पेट में दर्द हो रहा है। अनुप्रिया जी, प्रशांत किशोर तो भाजपा के नेता नहीं है और शिवानंद तिवारी भी भाजपा के नेता नहीं है। दोनों के जो बयान हैं वो बयान क्या कहते हैं? प्रशांत किशोर ने तो सीधे सीधे चैलेंज कर दिया ना नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि बिना सिक्योरिटी के जरा गांव के अंदर जाके दिखाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहां पर जितनी समस्याएं हैं और जो काम नहीं हुए हैं, कहीं लोगों की तरफ से अपना गुस्सा जो है वो नीतीश कुमार पर ना दिखे। ये तो उन्होंने चैलेंज कर दिया। शिवानंद तिवारी अगर कह रहे हैं कि इस वक्त यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, तो वो भी आप ही के दल है ना। और अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं, सुधाकर सिंह का बयान सामने आता है, तो ये तमाम लोग बीजेपी के नेता नहीं है। देखिए, शिवानंद तिवारी जी की बात अगर हो रही है तो उन्होंने एक अपनी एक चिंता जताई है कि भाई ठंड जिस तरह से है, और उन्होंने बताया कि ठंड जिस तरह से बिहार में है उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी यात्रा पे हैं, क्योंकि उनका एक लक्ष्य होता है कि जनता के लिए कार्य करना। तो उनका एक प्रेम है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि अपने ठंड में तो राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं ना अनुप्रिया जी, ठंड में तो सभी नेता यात्रा कर रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी की भी यात्रा टी शर्ट में हो रही है ना ठंड में। प्रशांत किशोर जी जो खुद ही कभी वो पॉलिटिकल रहे हैं क्या? नया नया उनको शौक चढ़ा है, वो तो कभी एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, व्यवसाय उनका करना है। तो उनको अब लग रहा है कि अब हो गया, अब हमने बहुत पैसा कमा लिया, खासकर भाजपा से जो यहाँ से स्वागत उन्होंने किया था अपनी व्यवसाय का, अब पैसा उन्होंने कमा लिया। जनता के लिए उनको चिंता उनकी जाग रही है। पहले उनकी जनता के लिए चिंता नहीं थी, पहले उनका ध्येय था पैसा कमाना। पैसा कमा के अब जनता के बीच में आना चाह रहे हो। जनता की चिंता वो ना करे। अगर उनको लगता है कि हमने डिलीवर नहीं किया है, अपने राज्य में सरकार ने डिलीवर नहीं किया, तो 5 से 22 साल का 22 तक का सफर बहुत ही सुनहरा रहा और बार बार जनता ने हमें चुना है। और हम अपने काम की बदौलत ही जनता के बीच में होते हैं। चलिए ठीक है, ओके। गुरु प्रकाश जी, जनता के बीच में एक मुख्यमंत्री का तो काम ही होता है ना जनता के बीच में जाना। अगर जा रहे हैं नीतीश कुमार और समस्या सुनने के लिए, राधिका जी आपके पास तक आवाज नहीं आ रही है, मैं अपनी टीम से कहूंगी थोड़ा सा। राधिका जी के पास तक आवाज नहीं जा रही है, कृपया जरा देखें कि आवाज क्यों नहीं जा रही है। गुरु प्रकाश जी, तो सवाल यही है, अगर जनता के बीच एक मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? अगर वो समस्या जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जनता के बीच में काम पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर तकलीफ क्या है? नहीं, देखिए रीमा जी, तकलीफ किसको हो रही है? लेकिन हम लोग तो बड़े असमंजस में हैं, बिहार के लोग बड़े असमंजस में हैं कि जिस व्यक्ति को प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए थी, जो इतना असंवेदनशील है, असंवेदनशीलता की सारे कीर्तिमान को ध्वस्त, लोग दलित पियोगे तो मरोगे, ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा दिखाने वाले मुख्यमंत्री जिनको प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, वो एक अलग यात्रा पे निकल रहे हैं। अद्भुत है भाई, नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा बची कि नहीं बची है? 100 से अधिक लोग मारे गए हैं रीमा जी, ये उपहास का विषय नहीं है, असंवेदनशीलता का विषय नहीं है, और अभी भी इनको राजनीति करनी है। और अच्छा किया आपने याद दिलाया, आपने इनके पाखंड का परिचय अपने दर्शकों को कराया, अच्छा किया आपने। 2005 में न्याय यात्रा, 9 में विकास यात्रा, फिर जून में धन्यवाद यात्रा, सितंबर में प्रवास यात्रा, 10 में विश्वास यात्रा, 12 में अधिकार यात्रा। ये यात्राओं की तो सूची है। यात्राएं क्या होंगी? इनका राजनीतिक आडंबर है, और क्या है? एसी का टेंट लगेगा और वापस आएंगे। इनसे ज्यादा असंवेदनशील मुख्यमंत्री जो कि अभी महागठबंधन में असहज है, मैं आपको एक बात लिखित रूप में दे सकता हूं, यह समाधान यात्रा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से महागठबंधन की समाधि यात्रा के रूप में सिद्ध होगा। देखिए नहीं, सुधाकर सिंह कौन है? राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र, घटक दल में महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ नेता है जगदानंद सिंह जी। आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्या? बिना किसी अप्रूवल के बयानबाजी कर रहे हैं क्या?
तो ये तो बिल्कुल असहज है ना, ये दिख रहा है बिहार वासियों को। नहीं, उन पर तो एक्शन की बात कर रहे हैं ना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं उन पर तो एक्शन होगा, अभी हुआ नहीं है हालांकि, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं एक्शन तो होगा। अरे रीमा जी, प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं, ऐसे एक्शन ले लीजिएगा, एक्शन लेना होता तो ले चुके होते। ये इंडिकेशन है, और मैं दोबारा बोल रहा हूं, समाधान यात्रा नहीं, महागठबंधन की समाधि यात्रा है ये, लिख के ले लीजिए। जिस प्रकार मुजफ्फरपुर में अभी कुढ़नी में उपचुनाव हुआ था और इनका कोई भी तिक्रम चला नहीं था, इनका 10 दल का महागठबंधन था, इतने वोट से हारे थे, तो इनको दिख गया है इनका अंत, इनका पतन निकट है। ओके, जो अफसरशाही के साथ बैठक करते थे उसका नया आडंबर रच रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, लिख के ले लीजिए। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। राधिका जी, आई होप कि आप तक आवाज आ रही है अब। या राधिका जी, 2024 एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी तो अब लगभग इस महीने के अंत तक पूरा उनका हो जाएगा यात्रा का समापन। उसके बाद आज से जो बांका से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, ये 2 यात्रा एक साथ है। लेकिन उस बीच में नीतीश कुमार ने जो ऐलान कर दिया है कि अब वो भी इस यात्रा के बाद देश भ्रमण की यात्रा पर निकलेंगे, तो ये तो एक चुनौती फिर राहुल गांधी के लिए ही है ना, जो एक तरीके से डिक्लेयर हो ही चुके हैं कि 2024 का जो चेहरा है, कमलनाथ जी ने जो बात कही, तो उसको चुनौती तो नीतीश कुमार ही देते हुए दिख रहे हैं। अभी तक हमारे देश का तो इतिहास, हमारे देश की तो संस्कृति यात्राओं की है, सभी यात्रा करते आए हैं, और ये देश है, नीतीश कुमार जी के साथ हम सरकार में है बिहार में, और इसमें क्या है, चुनौती क्यों होगी? नीतीश कुमार जी ने तो स्वयं कह दिया, उनका इंटरव्यू भी बाइट भी आई थी 2-4 दिन पहले, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर राहुल गांधी जी चेहरा बनेंगे विपक्ष का। कोई मतभेद तो है ही नहीं, ना मनभेद है ना मतभेद है। और जैसा ये बार बार सवाल भी उठने को आ रहे हैं हर जगह कि कौन विपक्ष का चेहरा होगा, अभी तो बहुत समय है उसके लिए। अभी हर इंसान, पूरा विपक्ष मिलके भारत को मजबूत करने का काम कर रहा है, इसमें क्या गलत है? वो बिल्कुल उनको यात्रा करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर निकलना चाहिए और मोदी जी को भी यात्रा करनी चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए कि क्या उनके शासन से खुश हैं कि नहीं है। सारी यात्राएं तो वो विदेश कराते हैं, अरे अपनों से भी मिल लीजिए, वोट तो अपनों नहीं देना है, यात्रा करने में क्या तकलीफ है? और अगर लोगों के बीच में जा रहे हैं, नेता का काम क्या होता है? हम तो जनता के सेवक है जी, हमारा काम तो जनता के बीच में रहना है, चाहे आप अपने प्रदेश से लेकर पूरे देश में रहें, लोगों को साथ जोड़े, उनकी समस्याएं सुने, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर कहूंगी भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पे आना चाहिए। वो कैसे सत्ता में आए रीमा जी? जब स्मृति ईरानी जी से लेकर सबके सब सड़क पे बैठते थे, बड़े बड़े सिलेंडर लेकर जनता तक पहुंचते थे, वैसे ही तो आए थे ना सत्ता में। इतने साल लगे उनको, वरना तो 2 जन की थी, और यात्राएं तो इन्होंने भी निकाली। और सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को पता है रीमा जी यात्रा से क्यों हो रही है? क्योंकि इनका तो इतिहास रहा है, इन्होंने जब जब यात्रा निकाली है तब तक नफरत फैलाने का काम किया है, आपस में भाई भाई धर्म जाति को लड़ाने का काम किया है। अब सब एक हो रहे हैं, सब साथ मिलके चल रहे हैं, सब इकट्ठा, और जो जन सैलाब आ रहा है तो और कुछ नहीं मिला तो राहुल जी की टी शर्ट पे सवाल उठाने लगते हैं। अरे कोई भी टी शर्ट पहन के करे, गांधी जी ने तो धोती पहन के, आपको याद है ना जब गांधी जी गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड, कितनी ठंड में गए थे, सिर्फ एक धोती पहन के गए थे, तब भी तो इन लोगों को समझ नहीं आएगा ना। तो सारे सवाल यही होते हैं। हमारी तो संस्कृति ऐसी, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वी, पंडित सब धोती में रहते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। नहीं, एक सेकंड, पूजा करके आ सकता है। तो राधिका जी, राहुल गांधी क्या गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रही है? जो टी शर्ट वाला जो मामला है, ये उस धोती के साथ कंपैरिजन में है क्या? देखिए हमारी पार्टी, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पे ही चलता है, वो देश के, और मैं मानती हूँ सभी को चलना चाहिए। अब हम क्या एक्सपेक्ट करें वैसे उस पार्टी से जिनके अंदर महात्मा गांधी जी के लिए नफरती भरी है? पहले उनकी विचारधारा को मारने का काम करें, जिन्होंने पहले महात्मा गांधी जी को मार डाला। जब उनकी सांसद आके गोडसे जिंदाबाद कहती है, गांधी जी के खिलाफ बोलती है, और फिर भी सिर्फ प्रधानमंत्री जी उनको दिल से माफ नहीं राधिका जी, ये सवाल ओके क्या होता है? ओके राधिका जी, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि जब राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो क्योंकि ठंड से डरते नहीं है इसलिए वो टी शर्ट में है। लेकिन अगर आपने जो एंगल दिया है कि महात्मा गांधी क्योंकि धोती में थे इसलिए टी शर्ट में राहुल गांधी देश के भ्रमण पर हैं, तो दोनों में थोड़ा सा समानता नहीं दिख रही। देखो मैं क्लैरिटी से बताती हूँ, मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया कि हर बात पे पूछा था, उनको भी ठंड से डर नहीं लगता था ना। अरे जिन्होंने अकेले अंग्रेजों को भगा डाला, एक धोती पहनकर हाथ में लठ लेकर जिन्होंने पूरी यात्रा करी थी और अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, ऐसे हालात आ गए कि अंग्रेजों के मुखबरियों को जाके उनको मरवाना पड़ा, और आज तक उनके खिलाफ और उनके कातिलों के लिए जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और उनको ये पार्टी टिकट देती है, संसद में बिठाती है, और मोदी जी सिर्फ माफ नहीं करते। वो क्या समझेंगे उन चीजों को? तपस्या क्या होती है, तप क्या होती है, यात्रा क्या होती है? और मैं बहुत स्वागत करती हूँ नीतीश कुमार जी यात्रा पे निकल रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ
मोदी जी और यहाँ पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को निकलना चाहिए यात्रा में। ओके। देश की जनता से पूछिए, गरीब है। आदमी से पूछिए कि उसको रोटी मिल रही है कि नहीं, किस तरीके से वो बेरोजगार है, किस तरीके से नफरत समाज में फैलाने का काम कर रहा है। ओके। आके देखिए। मैं आती हूँ गुरु प्रकाश पासवान के पास में आती हूँ, लेकिन इसी बीच में मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि कल हमने राहुल गांधी को जब सुना तो उन्होंने अपना एक तरीके से शिवजी का बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिवजी ने क्योंकि ये बात कही है कि डरो मत, तो मैं भी वही बात कह रहा हूं कि आप लोग डरो मत। दूसरी तरफ महात्मा गांधी से तुलना हो रही है, तीसरी तरफ सलमान खुर्शीद भगवान राम से तुलना कर रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पर राहुल गांधी चल रहे। तो एक बार पहले पार्टी तय कर ले कि आखिर राहुल गांधी की तुलना किनसे हो रही है, किन से हो रही है और किनसे होनी चाहिए, थोड़ा सा ये तय कर लेना चाहिए पार्टी को। मैं रीमा जी 10 सेकंड में इसका जवाब दे देती हूँ। हम राहुल जी की तुलना किसी से नहीं कर रहे, ये सब बहुत बड़े लोग हैं और मैं मानती हूँ कि गांधी जी हो, राम जी हो, किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। अरे भगवान जी को क्या इंसान से कंपेयर किया जा सकता है? हम सिर्फ उनके पद चिन्हों पे चल सकते हैं, उनके कदमों पे, क्योंकि सब महान व्यक्तित्वों ने, सब भगवानों ने हम लोगों के लिए रास्ते बनाए हैं। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, राम जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सब एक रास्ता बना के गए हैं और दिशा दिखा के गए हैं। भगवान जी के कदमों पे चलना क्या बुराई है? हमारे आराध्य हैं, उनके कदमों पे तो हम चलेंगे। नहीं तो वही राधिका जी, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि भगवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं या महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? किसके पद चिन्हों पर आखिर चल रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी जी? क्या राम जी के पद चिन्हों पे नहीं चलते थे? अब हम तो उस पार्टी से आते नहीं, ना उस विचारधारा से आते जिसके मुंह में राम और बगल में और दिल में नथु राम और छुरा भी होता है। वो तो हम नहीं होते। हम तो राम जी की राम जी के राम राज्य का मतलब ये नहीं होता रीमा जी की देश में नफरत फैलाई जाए। राम राज्य का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सांसद हिंदुओं को कहे कि अपने घर में चाकू छुरी रखो। अरे लड़ना तो हमें चीन और पाकिस्तान से कि अपने भाइयों से लड़ना है, अपने देशवासियों से लड़ना है। ओके, मैं गुरु प्रकाश जी आई थिंक हाँ गुरु प्रकाश जी आपसे जवाब चाहूंगी। दो सवाल यहाँ राधिका खेड़ा जी ने खड़े किए। वो कह रही हैं कि एक तो आप लोग यात्रा पर कब निकलेंगे, जनता के बीच कब जाएंगे, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट है और यात्राओं पर निकल गया है भारत को समझने के लिए, लेकिन बीजेपी कहाँ है इस वक्त, फ्रेम में कहीं है नहीं। और दूसरी बात कि राहुल गांधी जो महात्मा गांधी के एक तरीके से बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी धोती में निकलते थे, अगर वो टी शर्ट में निकल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल स्वागत है उनका, लेकिन यात्रा के पीछे की मंशा क्या है? यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में, साथ में कौन था? फादर जॉर्ज। क्या बोले फादर जॉर्ज? मैं भारत भूमि में पैर तक नहीं रखना चाहता। के साथ में राहुल गांधी जी खड़े थे। आगे आइए, महाराष्ट्र में कौन था? महाराष्ट्र में इनके घटक दल ने इनको डांट लगाया। तो ये यात्रा की मंशा क्या है? यात्रा की स्पष्टता क्या है? ये तो देश की जनता जानती है। गुजरात में हम कहां हैं इनको बता दिया गया। आपकी यात्रा का गुजरात में क्या प्रभाव हुआ ये गुजरात ने देखा, देश ने देखा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता आपको है। हिमाचल में आपकी जीत हुई है, लेकिन जरा आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जब आपके पार्टी के नेता कांग्रेस की बिहार में क्या गुरु प्रकाश जी बोलिए। सर्दी है, सर्दी से डरते हो? ये नेता है क्या भारत का? ये कोई भारत का नेता बोलता है कि मैं सर्दी से नहीं डरता हूं? वीडियो चल रहा था, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा था, मैं सर्दी से नहीं डरता हूं। नहीं गुरु प्रकाश जी, राधिका जी ने उसी का जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी भी तो एक धोती में उन्होंने जाके गुरु प्रकाश जी आई थिंक आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपने सिग्नल जरा ठीक करिए। मैं एक बार जरा प्रफुल्ल जी का रुख करना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि राधिका जी ने जो बड़ी बात यहां पर कही है वही मैं आपसे भी जानना चाहती हूं कि बार बार जो हमला हो रहा है, चाहे वो टी शर्ट को लेकर हो या तमाम कुछ और मामलों पर हो राहुल गांधी में, अगर महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, भगवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो फिर किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? नहीं रीमा जी, ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको अपनी अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस एक्सप्लेन करनी होती है और वो करेंगी। मैं उस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। मुझे दो तीन बातें लगती है। जो मुद्दा आपने उठाया नीतीश जी की यात्रा वाला, सिग्निफिकेंट है दो मायनों में मैं देखता हूं इसको। एक तो चंपारण से वो शुरू करें, सारे चंपारण के ही एरिया में लगभग 16 दिन की ये यात्रा चलेगी, 18 जिलों में वो जाएंगे। और ये कोई नया विषय लेकर जा रहे ऐसा भी नहीं है।
शासन अपने घर के नाम से महाराष्ट्र में ये प्रयोग होता है, गुजरात में अलग अलग जिलों में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा का पूरा लेकर जाने का प्रयोग नरेंद्र मोदी जब वहां पे मुख्यमंत्री थे तब से गुजरात में बहुत बार ऐसे हो रहा है। तो ये समाधान यात्रा को मैं बहुत नए प्रयोग के रूप में नहीं देखता हूं, लेकिन अब खास करके ये हुज ट्रेजेडी के बाद, ये जहरीली शराब वाली ट्रेजेडी के बाद नीतीश कुमार बहुत प्रेशर में है। उन्होंने इसको एक प्रेस्टीज का मुद्दा बना के रखा है और ऐसे में पॉलिसी इंप्लीमेंट करे तो कैसे करे, वापस ले तो कैसे ले, ये समस्या है। और इसीलिए शायद वो जो उनका एरिया रहा है वहां से एक फीडबैक लेना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो देखता हूं, राधिका जी ने कहा कि उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि ऐसे करने से एक अपोजिशन की इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शंस है वो कहीं ना कहीं तो उभर के आते ही है। कहीं पे वो आरजेडी और जेडीयू के आएंगे, कहीं वो जेडीयू के और कांग्रेस के आएंगे। ऐसे में जब आप अपोजिशन यूनिटी की बात करते हो, देखिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसे गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा, भारत में पहली बार कोई यात्रा नहीं कर रहा है, भारत में भ्रमण करने से ही भारत का बोध होता है, ये भी सत्यता है। केवल किसी परिवार में जन्मने से किसी को भारत समझ में आता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उस जो आपकी जर्नी है, आपका जो भ्रमण है, उसका मैसेजिंग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी क्लैरिटी। गांधी जी जब सत्याग्रह का और सत्याग्रह के पीछे कोई भी आंदोलन खड़ा करने का ये करते हैं तो उसमें वो सबसे पहली दो बातों का शर्त रखते हैं। एक, उसकी स्पष्टता, दूसरा सत्याग्रहियों का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। मेरे साथ जो चलेंगे, मेरे साथ जो उस सत्याग्रह में होंगे, उनको कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेंगी और उनको उसका प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा। उसका उद्देश्य क्या है? जैसे एक तो आया जॉर्ज पोनियन का, फिर आप उदय कुमार जिन्होंने स्टेरलाइट की प्रोजेक्ट के इंस्टिगेटर्स माने जाते हैं, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से और नर्मदा डैम की विरोधक मानी जाती है, फिर आप सावरकर पर उंगली उठाते हो। क्या मैसेजिंग चाहते हो? आप जोड़ने की बात कर रहे हो, आप तोड़ने की बात कर रहे हो? तो मेरा वही नीतीश जी की यात्रा में, देखिए भारत में जब यात्रा हुई, नमक को लेकर हुई, तो क्लियर कट मैसेजिंग था। ओके हाँ। तो जब चंपारण का सत्याग्रह हुआ तो उसमें इंडिगो क्लियर कट मैसेजिंग था। रथ यात्रा हुई तो राम मंदिर, आप उससे एग्री करते हो नहीं करते हो वो बात अलग है, लेकिन इश्यू और मैसेजिंग क्लियर कट था। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। प्रफुल्ल जी, मैसेज तो क्लियर है ना, कांग्रेस ने प्रफुल्ल जी की बात तो कर रहे हो, लेकिन नफरत लगाने वालों के साथ बार बार बैठ जाते हो, तो ये कैसी प्यार की दुकान? ये सवाल खड़ा होता है। तो मेरा ये मानना है, यात्राओं को देखना है तो उसकी मैसेजिंग के रूप में किसके लिए है, समाज के लिए कितना है, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए कितना है और अपोजिशन के लिए कितना। ओके सूरज मंडल जी आरजेडी के समर्थक हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन मैं एक बार राधिका खेड़ा जी से, क्योंकि जो बात यहाँ प्रफुल्ल जी ने कही, मैं उस पर राधिका जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि बार बार अगर विवादों में यात्रा पड़ी है, कौन लोग उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उसको लेकर यात्रा खड़ी हुई है। पहले शुरुआत हुई कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन लगातार जो चीजें दिख रही है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। तो यात्रा आखिर है क्या आपकी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्या 24 की तरफ निगाह है? हाँ, 2-3 बातें जल्दी बता देती हूँ। जैसा आपने और गुरु प्रकाश जी ने कहा कि यात्रा क्या है, मैंने क्यों गौतम बुद्ध जी और भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जी का नाम लिया कि उन लोगों का क्या किया था। वो लोग नफरत के खिलाफ, अहिंसा के खिलाफ और प्यार के संदेश लेकर पूरे देश में गए थे। वही तो राहुल जी भी कह रहे हैं, नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, और किसका संदेश? प्यार का संदेश लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल होती तो हम गुजरात भी जाते, पॉलिटिकल होती तो हम हिमाचल भी जाते। और ये जो कह रहे हैं कि हमने गुजरात का जवाब मिल गया, सर आप 3 से 1 पे आ गए। याद रखिए, जनता ने जवाब ये भी दिया है, आप दिल्ली भी हारे हैं, कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन आपके पास वो दिल्ली थी जो आप हारे हैं। इसका मतलब दिल्ली में तो आप बिल्कुल साफ हो गए। पहले आपको कई 20-25 साल से आपका कोई चीफ मिनिस्टर दिल्ली में नहीं बना था। हिमाचल में आपके खुद के एमएलए को मोदी साहब ने फोन किया था, जिसने चुनाव फिर भी लड़ा उनके खिलाफ जाके। आपके अपने लोग ही नहीं समझ रहे, आपसे अब हम पे क्या बात कहेंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पे प्रफुल्ल जी ने जो बात कही कि, और एक और बात बता दूं जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कही
कि वो जॉर्ज पुनिया के बारे में, अरे सब उनको डालिए ना जेल में रीमा जी। मैं तो कहती हूँ जो भी हमारी भारत माता के खिलाफ है, इनकी सरकार है, उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा देश विरोधी चीज नहीं हो सकती। जो हमारी भारत माता की खिलाफत कर, आप उसको जेल में डालिए, वो क्यों खुला घूम रहा है? बहुत गलत बात है। अरे आप तो उस पार्टी से आते हैं जहां पे गुजरात के एक एमएलए को आप असम में फिर अरेस्ट करवाते हैं, तो ये कैसे खुला घूम रहा है? दूसरी बात, प्रफुल्ल जी ने जो बात करी, सावरकर की बात करी इन्होंने यहाँ पे, सर सावरकर के तो खिलाफ हम बोलेंगे ही ना, जब वो इस देश के तिरंगे के खिलाफ थे, जब वो हमारी गौ माता की पूजा के खिलाफ थे, और सबसे ज्यादा जब वो देश के युवाओं को जाके हिंदू महासभा के सेशन में भागलपुर में ये कह रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी आईएनए ज्वाइन करने की जगह आप अंग्रेजों की फौज ज्वाइन करिए, अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन करिए, अंग्रेजों की नेवी ज्वाइन करिए। इस देश के युवा को अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतवासियों के खिलाफ काम करने को बोले। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ रीमा जी, मैं कोई भी हवा में बात नहीं करती, ना व्हाट्सएप फैक्ट्री से बोलती हूँ। ये तीनों बातें आपको आरएसएस के कार्यालय में बाय रिकॉर्ड मिलेंगी, क्योंकि ये उनकी खुद की किताब में भी लिखी हुई है और हर जगह है। गुरु प्रकाश जी, ओके, लेकिन राधिका जी, ठीक है, वो है, पर मैं नहीं बोल पाती कि जो हमारी गौ माता की पूजा के खिलाफ है, ओके, मैं इस पर जवाब लेती हूँ गुरु प्रकाश जी से। राधिका जी, मैं जवाब लेती हूँ गुरु प्रकाश जी से, लेकिन जाहिर तौर पर एम्बेरसमेंट तो होती है ना, जब आपके ही साथ जो है आदित्य ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे वो आपसे सफाई मांगते हैं और आकर वो बताते हैं कि इस बयान से उनका कोई लिंक नहीं है। रीमा जी, तो विपक्षी एकता में किरकिरी, उद्धव ठाकरे जी हो या आदित्य ठाकरे जी हो या कल प्रियंका चतुर्वेदी जी जो शिवसेना की सांसद है, सबके सब यात्रा में शामिल हुए। जवाब तो आपको मिल गया। लेकिन वो कहते हैं ना उनकी तो, अरे भाई उनकी तो किरकिरी हो गई ना, उनकी तो आपने किरकिरी कर दी राहुल गांधी ने। कुछ दिन पहले संजय राउत जी का लेख भी पढ़ लीजिए सामना में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है कि राहुल गांधी जी अगर विपक्ष का चेहरा बने 2000 अगले चुनाव में, तो आपका जवाब तो मिल ही गया ना। चलिए गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे। ओके गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए, अभी गौ माता के लिए बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग किया गया कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा। 1966 में इनकी प्रधानमंत्री थी, गौहत्या के विरोध में आंदोलन चल रहा था सदन के बाहर, साधुओं पे गोली चलवा दी गई थी, जरा उसको भी स्मरण करिएगा। 4 पीढ़ी से डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो रहा है इनका। भारत जोड़ो कि कांग्रेस जोड़ो, कम से कम देख के आइएगा। अहिंसा की बातें हो रही थी, निश्चित रूप से अहिंसा की बातें हो, भारत के सेना के लोग, सेना के जवान पिट के आ गए, यह अहिंसा की बात है। सेना के लिए इस शब्दों का उपयोग करना कि भारतीय सेना के लोग पिट रहे हैं सीमा पे, ये राहुल गांधी जी का बोलना ये देश प्रेम है, ये अहिंसा है। चीन के साथ, मैं बीच में नहीं बोल रहा था रीमा जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। चीन, देखिए ऐसा है रीमा जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता, या तो तुमसे बोलवा दीजिए। ये कोई कांग्रेस के संस्कार दिखा रहे हैं क्या? कांग्रेस के संस्कार यहाँ मत दिखाइए, कांग्रेस के संस्कार यहाँ मत दिखाइए। खुद अपने बारे में पूरा बोलते हैं और दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। चीन के साथ राधिका जी एक एक करके राधिका जी एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। राधिका जी आपके बीच में देखिए कोई नहीं बोला, आपने हर सवाल का जवाब दिया, आपके बीच में कोई नहीं बोला। एक बार अब उनका टर्न है। नहीं अपनी बारी में बात करेंगे राधिका जी, अपनी बारी में बात करेंगे राधिका जी इस तरह कुछ समझ नहीं आएगा किसी को। लीडर का बयान झूठा बोला जाएगा तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि आप भी जानती हैं उन्होंने ये नहीं बोला था। राधिका जी उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए पहले, उसके बाद आप बोलेंगी। नहीं आप अपनी बारी में बोलिएगा राधिका जी, अपनी बारी में। गुरु प्रकाश जी नहीं, कांग्रेस पार्टी के संस्कार है रीमा जी, देश को देखने दीजिए। अरे थोड़ा सुन लो भाई, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज का परिचय दीजिए आप, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रकार अपने संस्कार मत दिखाइए, रीमा जी। इस प्रकार से डिबेट होता है, ये लगातार ये बोल रही है, अपनी बारी में बोलेंगे, आप बोल लीजिए भैया, स्वागत है आपका, आप बोलिए, आप बोल लीजिए। अगर आपके सांसद 40 से 80 हो जाए, आपको झूठ नहीं फैलाने देंगे। बताइए राहुल जी ने क्या बोला था, जो आपने बोला था वो उनके शब्द नहीं थे, अपने शब्द वापस लीजिए और उनका बयान सही करिए। आप लोगों ने बहुत झूठ फैलाया है और अब आपको कांग्रेस पार्टी कोई झूठ नहीं फैलाने देगी, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। आप जब झूठ बोलेंगे आपको ऐसे ही टोका जाएगा और बोलने नहीं दिया जाएगा। ओके चलिए राधिका जी अभी तक सूरज मंडल के पास में पहुंची नहीं हूँ, वो भी इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट राधिका जी, एक एक करके बात करेंगे। नहीं इस तरह नहीं राधिका जी इस तरह नहीं राधिका जी इस तरह नहीं होगा। मेरे नेता के शब्द आप उनको बोलने का मौका तो दीजिए, आप तो उनको बोलने ही नहीं दे रही है ना गुरु प्रकाश जी। इस तरह से डिबेट नहीं होती है ना फिर।
राधिका जी इस तरह से नहीं, आप कई बार इस शो में आ चुकी है राधिका जी, जब भी आपने देखा है इस शो के अंदर इस तरह से डिबेट नहीं होती है। राधिका जी आपने हमेशा देखा है, राधिका जी आपने हमेशा देखा है हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है। राधिका जी हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है, कोई बीच में नहीं बोलता किसी के, नहीं इस तरह से डिबेट नहीं हो पाती और ना ही किसी को कुछ समझ में आ पाता है, दर्शक कुछ नहीं समझ पाते। राधिका जी अगर कोई झूठ बोलेगा तो राधिका जी इस तरह से डिबेट नहीं होती, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। आप अगर उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती है नेता की तो आप अपने टर्न में बोलिएगा, नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, नॉन स्टॉप नहीं राधिका जी, नॉन स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप नहीं राधिका जी। फिर आप कहेंगे कि माइक ऑफ हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि माइक ऑफ हो जाता है। इस तरह से मैं सबको मौका दूंगी, एक प्रवक्ता मौका नहीं ले सकते ना, नहीं। गुरु प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे पहले, गुरु प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे, गुरु प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे, गुरु प्रकाश जी। धन्यवाद रीमा। गुरु प्रकाश जी, गुरु प्रकाश जी। देखिए रीमा जी, ये व्याकुलता है इन लोगों की, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया वो दूसरों को कहां से सुनेंगे। जो देश में आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, जो देश में आपातकाल लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, संविधान का गला घोटते हैं, तो दूसरों को कहां बोलने देंगे। और खास करके दलित पिछड़ों को बोलने देंगे कांग्रेस के लोग, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव में हरवाया, वो दलित को बोलने देंगे। ये कांग्रेस का पाखंड है, कांग्रेस का अहंकार है कि कोई दलित व्यक्ति बोले, ये सह नहीं सकते हैं। अब रीमा जी आप नहीं बोलेंगी, अब टोकेंगी नहीं, इनको ऐसी गलत बात बोलने के लिए नेशनल टेलीविजन पे। और ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अच्छा किया आपने एक्सपोज किया है, अच्छा किया आपने मिक्स होगी आवाज, तो मुझे तो कुछ समझ आएगा नहीं, मुझे एक्चुअली कुछ समझ नहीं आएगा अगर इस तरह से दोनों लोग बोलेंगे तो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि अपने अपने टर्न में सब लोग बात करें। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप देखते रहिए। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और कोशिश करेंगे राधिका जी कि सब लोग अपने अपने टर्न में बोले। एक बार हम गुरु प्रकाश जी की बात खत्म कर देते हैं, फिर मैं आपके पास रीमा जी आई टेक ऑब्जेक्शन। मैंने किसी की जाति पे कोई कमेंट नहीं किया और जो जाति अगर मेरी बारी है यहाँ पे बोला गया है, आई एम सॉरी, मैं शो का पार्ट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे को टारगेट किया जा रहा है जब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला और आप कुछ नहीं बोल रही है। मैं शांत हूं, लेकिन कम से कम इसमें राधिका जी एक सेकंड गुरु प्रकाश जी में आ रही हूँ। राधिका जी अभी इतनी देर से, एक सेकंड नहीं राधिका जी, इतनी देर से एक तो आप नॉन स्टॉप बोल रही है, दूसरी बात अभी आपने झूठा किसके लिए इस्तेमाल किया था शब्द, आपने झूठा किसको बोला था, ये पर्सनल कमेंट है या नहीं है राधिका जी? आपने गुरु प्रकाश पासवान को झूठा बोला था या नहीं बोला था? क्या वो सही शब्द था? क्या वो सही शब्द था? क्या आपने अभी झूठा नॉन स्टॉप किसको बोला था? उसी बात का वो जवाब दे रहे हैं। अगर आप पर्सनल कमेंट कर रही हैं किसी पर इस मंच से, तो फिर सुनने की भी आदत होनी चाहिए ना। मैंने किसी की भी आपने झूठा शब्द बार बार नॉन स्टॉप तरीके से इस्तेमाल किया, आपने बार बार कहा कि झूठा और वो सुनते रहे चुपचाप। क्या झूठा जातिवाद शब्द है? मुझे ये जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सही है क्या? क्या झूठा जातिवाद शब्द है? आप मुझे ये बताइए, इस तरह का शब्द क्या इस मंच से किसी भी डिबेट में शोभा देता है? आप अपनी बात रख रही हैं, आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप झूठा तो नहीं बोलेंगी ना फिर। मैं शो से जा रही हूँ क्योंकि आपके सामने मेरे पे गलत आरोप लगाए गए हैं और आप चुपचाप सुन रही है जब मैं किसी की जाति पे नहीं बोली। और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि नेशनल चैनल पे आप ऐसी चीज को स्पेस दे रहे हैं कि कोई अगर झूठी चीज और फिर झूठ बोला गया, पहले राहुल जी का बयान झूठा बोला, राधिका जी फिर आपने वही बात की, राधिका जी दर्शक लगातार इस चैनल को देख रहे हैं और वो देखेंगे कि किस तरह से आपने हाईजैक करने की कोशिश की, आप किसी को बोलने नहीं दे रही हैं। और देखिए यही दिक्कत है, अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं और पिछले आधे घंटे से राधिका खेड़े, मैं चाहूंगी कि टीम जरा फ्रेम में दिखाए इस वक्त कि किस तरह से बाकी के जो मेहमान है वो लगातार इसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टर्न का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की प्रवक्ता अगर चली जाती है तो वो जरा फ्रेम में दिखाया जाए। गुरु प्रकाश पासवान जी जवाब देंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी आवाज आ रही है आप तक? जी चलिए मैं सूरज, हाँ बोलिए। हाँ क्षमा चाहता हूँ रीमा जी, मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक है यहाँ पे, मैं पाली राजस्थान में हूँ। कांग्रेस पार्टी की व्याकुलता
उनका अहंकार, उनका पाखंड और उनका घमंड पूरे देश ने देखा। लोकतंत्र का गला घोटने वाले वो किसी और को भला बोलने कैसे दे सकते हैं? लगातार बोल रहे हैं, किसी और को सुनना नहीं देना चाहते। अब मैंने थोड़ी बोला है, ये राहुल गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मुझे सर्दी से डर नहीं लगता है। राहुल गांधी जी ऑन रिकॉर्ड बीफ पार्टी करने वालों के साथ फोटो खिंचवाए हैं। राहुल गांधी जी फादर जॉर्ज के साथ फोटो में थे। मेधा पाटकर के साथ नक्सली, गांधीयन विद गन्स जिनको कहा जाता था, उनके साथ उन्होंने यात्रा की है। अगर ये बात बोले तो उनको चुभती है, सच बोले तो उनको चुभता है। अब ये तो हमें समझ में नहीं आता, ये हमारे समझ से परे है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के संस्कारों को आपने आज एक्सपोज करने का काम किया है, उन्होंने खुद भी एक्सपोज करने का काम किया है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में पतन का प्रमुख कारण बनेगा। और हमारे लिए कोई बात नहीं है। लगातार जिस प्रकार चुनावों में भी परिणाम आया है, चुनावों में देश की जनता ने इनको जवाब दिया है, अमेठी की जनता ने इनको जवाब दिया था, गुजरात की जनता ने इनको जवाब दिया है, तो इनका अहंकार देश देख रहा है और देश इनको सही नतीजा दे देगा। सूरज मंडल जी, कब जाकर के सुधाकर सिंह जी जिनके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही थी, कब उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्योंकि अगर वो बात कर रहे हैं 2 महीने के लिए कुर्सी दी गई थी नीतीश कुमार को, लेकिन 5 महीने हो गए, अभी तक वो कुर्सी पर विराजमान है, तो इस बात से इत्तेफाक अगर पार्टी नहीं रखती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और या फिर कि इसको समर्थन था अंदर खाने आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं का? ये सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा असंवेदनशील का जो मामला उठाया, सबसे पहले जो नोटबंदी हुई थी उस दौरान भारत के लोगों को जो दिक्कतें आई थी, उसके बाद जो इन्होंने कोविड के समय में किस तरह से लोगों की दुर्दशा हुआ, जीएसटी से किस तरह से लोग परेशान हैं, किसान आंदोलन में किस तरह से लोगों को यातनाएं दी गई, किस तरह से हिंदुस्तान के दलित पिछड़े जो है और आदिवासी जो है, त्राहिमाम है, उनके आरक्षण छीन लिया गया है, और सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी क्या? सूरज मंडल जी, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी क्या? सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। जन विरोधी सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, नरेंद्र मोदी, और ये बार बार चुनाव परिणाम की बात करते हैं, ईवीएम इनके पास है, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, आप तक आवाज आ रही है? सूरज मंडल जी, आवाज आ रही है आप तक? और आप यात्रा से, सूरज मंडल जी तक आवाज नहीं जा रही है लगता है। चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने ये कोई पहली यात्रा नहीं निकाली, और हिंदुस्तान में इसके पहले भी यात्राएं हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी के यात्रा को आप टी शर्ट तक सीमित कर दिए हैं, उनके जो मुद्दे हैं, जो देश में जो विश्व गुरु ये बना दिया, विश्व गुरु के जगह देश में जो लोगों को लड़ा रहे हैं, दलित पिछड़े को किस तरह से त्राहिमाम करने पर विवश है, उसकी आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, मेरा सवाल कुछ और था पहली बात। सूरज मंडल जी, एक सेकंड, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी को म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए सूरज मंडल जी को, सुनाई नहीं दे रहा है। वो मुद्दा नहीं है, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते सूरज मंडल जी। सूरज मंडल जी, आप तक आवाज आ रही है? सूरज मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिलाकर और वहां पर जाकर, चलिए ठीक है, प्रफुल्ल केतकर जी, मैं आप ही के पास आ जाऊंगी क्योंकि डिबेट किसी दूसरी तरफ ही दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। ये मुद्दा तो हम जानना चाह रहे थे 2024 में आला, अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार अगर अब देश भ्रमण पर निकलेंगे, अभी तक ना तो केसीआर उनके साथ आते हुए दिखे हैं, ना ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने तो कह ही दिया है कि 2024 में अगर कोई चेहरा होगा नरेंद्र मोदी के सामने तो वो अरविंद केजरीवाल का होगा। तो नीतीश कुमार का मोटिव जो है, संन्यास लेना है, 2024 में प्रधानमंत्री बनना है, या फिर कि तेजस्वी यादव उनको पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गद्दी उनके हाथ में आ जाए बिहार की और नीतीश कुमार को वो बाहर निकाले? ये मोटिव क्या लग रहा है पूरा? देखिए, दूसरी बार जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन जब टूटा, तब तो यही माना जा रहा था, क्योंकि एक तरीके से आरजेडी को और खास करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व को एक तरह से प्रस्थापित करने की ही वो एक कवायद थी, इसीलिए लालू और नीतीश कुमार फिर से मिले थे। और ऐसे में ये माना जा रहा था, क्योंकि ये कोई बात छुपी नहीं, नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से रही है, लेकिन क्या वो सही में अपनी पोजीशन बिहार में कंसोलिडेट करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में एक स्वीकार्य चेहरा बन सकते हैं क्या? ये अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ, और इसीलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार ममता जी ने भी कोशिश की, सुना तो केसीआर के बारे में भी था कि वो भी एक प्रयास करेंगे। एक जमाने में कुछ महीने पहले तक उद्धव ठाकरे के बारे में भी ये कहा जाता था, और संजय राउत तो ओपनली कहते थे कि अगला कदम राष्ट्रीय राजनीति में होगा। लेकिन मैंने इसीलिए जो 2 मुद्दों पर
पूरा मेरा ये केंद्रित किया कि एक आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है। अब जैसे राधिका जी ने सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की बात की। सुभाष चंद्र बोस तो अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस में रहते हुए भी नेहरू जी ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया, ना कांग्रेस ने उनका कभी सम्मान किया। अब वो सावरकर के बारे में क्या कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस का 25 जून 1944 का सिंगापुर से ब्रॉडकास्ट हुआ भाषण है। उस भाषण में वो कहते हैं, when due to misguided political whims and lack of vision, almost all the leaders of the Congress party are decrying all the soldiers in the Indian army as mercenaries. It is heartening to know that Veer Savarkar is fearlessly exhorting youth of India to enlist in the armed forces. वो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी समझ रहे थे। मेरा सिंपल ये कहना है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को आइडियोलॉजिकल लाइन पर डिस्कार्ड करके इंस्टेड ऑफ उसको अपनाने से आप कौन सी भारत को जोड़ने की बात कर रहे हो? आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहाँ जा रहा है? ठीक है। अब क्योंकि राधिका खेड़ा नहीं है यहाँ पर इस मंच पर, विरोधी दलों का इंटरनल जाहिर तौर पर प्रफुल्ल जी, राधिका खेड़ा तो नहीं है, अब वॉकआउट करके चली गई हैं। उनसे सवाल जरूर मैं जानने की कोशिश कर रही थी और यही हमारा मोटिव भी था कि हम जरा जानने की कोशिश करें आखिर क्या सब है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अब एक ट्रेंड बना लिया है कि पहले वो अपनी बात करेंगे, जैसा कि लोकसभा राज्यसभा में भी आजकल चल रहा है पिछले कई सेशन से, कि वो अपनी बात कहते हैं और जैसे ही सरकार की तरफ से बोलने की बारी आती है तो वॉकआउट करके पूरा सदन जो है वो खाली करके चले जाते हैं। तो यही अब ऐसा लग रहा है कि टीवी चैनल्स के मंच पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता करने लगे और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन अनुप्रिया जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि जो बात यहाँ प्रफुल्ल केतकर जी ने कही उसी का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। कई सारे जो सवाल खड़े हुए, जिस जगह से यात्रा निकलेगी वहां पर पहले से तैयारियां हुई हैं, आपके जो अधिकारी हैं सरकारी उन्होंने पहले से इंतजाम किए हुए हैं। ये भी खबरें आ रही हैं और वो भी आप ही की पार्टी की तरफ से खबरें आ रही हैं अंदर खाने, कि लोगों को भी ये समझाया जा चुका है कि उनको सीएम के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो फिर इस यात्रा से क्या पहचान मिलेगी कि आखिर हो क्या रहा है? अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ लिखा लिखाया तरीके से यात्रा में जाना है, तो क्या ये जो सवाल है कि नीतीश कुमार टाइम बाय कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो उनके ऊपर प्रेशर था तेजस्वी यादव का कुर्सी लेने के लिए, देने के लिए, अब वो वहां ना रहेंगे पटना में, ना उनसे सवाल पूछे जाएंगे, तो वो निकल गए भ्रमण पर। रीमा जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा कि यात्रा स्क्रिप्टेड है। अगर यह बात आपको बहुत तय कहने से पता चल रही है तो मुझे भी लगता है वो सोर्स पता करना पड़ेगा, कहां से आपको ये बात पता चल रहा है कि जनता से मिलने के लिए स्क्रिप्टेड होता भी है। ये नाटक तो है नहीं, ये शो तो चल रहा है जहां मन की बात करना है। अगर आज आपने अनुप्रिया जी आज आपने अगर नीतीश कुमार को सुना होता, एक सेकेंड, आपने अगर आज नीतीश कुमार को सुना होता तो सारे मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया था। आज उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया जिसका उन्होंने जवाब भी दिया, तो आपको इतना चुभ गई है बात। लेकिन खुद नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया। अगर डिबेट में मुझे बैठाया गया तो मुझे लगता है कि इतना तो आपने कहा ना वो सोर्स पता करना होगा, आपने कहा वो सोर्स पता करना होगा, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। इस डिबेट का आपने यह रखा कि यात्रा से 2024 का समाधान, बट बहुत दुख के साथ मैं कहती हूँ कि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जो हैं वो इस डिबेट पे, इस चर्चा में 2024 पे वो आने ही नहीं दिए। उन्होंने जाति की बात कर दी, उन्होंने टी शर्ट की बात कर दी, उन्होंने कांग्रेस के बारे में बात की, लेकिन अपने बारे में उन्होंने नहीं कहा। और रहा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने जो पूछा कि मुख्यमंत्री जी क्या संन्यास ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बातें जो कही है बहुत स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है। मुझे समझने की जरूरत है कि समझ क्यों नहीं आपको आ रहा है कि उन्होंने कहा कि आने वाला समय युवाओं के लिए है, और इस युवाओं के दौर में अगर मैं कहूं कि हमारे उप मुख्यमंत्री युवा हैं, और संदर्भ उन्होंने कहा कि आने वाला समय अगर तेजस्वी जी के लिए है, तो इस बात को बहुत ही उसमें टीका टिप्पणी करने की और चिंता करने की विषय नहीं। और दूसरी, संन्यास लेने की अगर बात होती तो हम संन्यास अगर लेना होता तो मुख्यमंत्री जी को ये घोषणा करने में कोई बात नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने एक बात और स्पष्ट किया कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है नहीं, कहीं से भी उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन देश में जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, मैं बता दूं रीमा जी, जहां युवाओं के हक की बात नहीं हो रही है, जहां आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आप देश की बात कर रहे हैं? विदेश यात्रा आपको याद आता है, लेकिन आप देश में एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं निकलते अपने युवा अपने पूछने के लिए जनता से कि क्या हमने 8 साल में आपको उन गरीबों को घर बना के दे दिया, क्या हमने रोजगार दे दिया है,
क्या हमने महिलाओं को सुरक्षित रखा है? इन मुद्दे पे कभी वो भाजपा के नेता ओके, ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ, मैं गुरु प्रकाश जी करेंगे, ठीक है, मैं ओके, गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे, उसके बाद सूरज मंडल के पास जाऊंगे। गुरु प्रकाश जी, ये देखिए क्या है? प्रचार है और क्या है? किस तरह का वीडियो है ये गुरु प्रकाश जी जो दिखा रहे हो? क्या है ये तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे। पटना की सड़कों पे युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ है। पटना की सड़कों में निर्दयी पुलिस युवाओं पे लाठीचार्ज की है। कई युवा एडमिट हैं अस्पताल में, सिर फोड़ दिया गया है, हड्डियां तोड़ दी गई हैं। ये युवाओं की सरकार है। वाह भाई वाह। जेपी के स्वघोषित चेले, लोहिया जी के स्वघोषित चेले। 2025 में मेरा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होगा। ये लोकतंत्र का सम्मान है, ये डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट है। परिवारवाद, अपराध, भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा। लिख के ले लीजिए। नीतीश कुमार जी अगर 100 जन्म में भी प्रायश्चित करेंगे ना, जो 100 लोग सारण में मारे गए हैं, पियोगे तो मरोगे। बिहार की जनता भूली नहीं है, माफ नहीं करेगी आपको। महिलाएं, बच्चे अनाथ हुए हैं, उसके बावजूद बिहार के युवाओं को पीटा जा रहा है और आप कह रही हैं। फिर अब अरे भाई सुनिए थोड़ा, अनुप्रिया जी लोकतंत्र की बात कर रही थी तो लोकतंत्र का सम्मान करिए। लोकतंत्र की बात कर रही थी तो लोकतंत्र का सम्मान करिए। लोकतंत्र की बात कर रही थी, सम्मान मैं कर रही हूँ और मैं आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन कर रही हूँ प्रकाश जी कि कृपया युवा, आप युवा हैं और जिस तरह से युवाओं के साथ में देश में हो रहा है, जैसे बेरोजगार है युवा, मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि आज सभी के निशाने पर गुरु प्रकाश पासवान है। आपको ये बताएंगे, आज सभी के निशाने पर गुरु प्रकाश पासवान है। जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, आज जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, सब हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है आज? नहीं रीमा जी, कोई हाईजैक करने का प्रयास नहीं कर रहा है। आज गुरु प्रकाश पासवान जैसे ही बोलते हैं, सब लोग उनको चुप करा देते हैं। क्या बात है? अनुप्रिया जी, अब वो अपने टर्न में बात कर रहे हैं ना, उनको करने दीजिए 2 मिनट। जिस तरह से महंगाई है, नहीं 2 मिनट वो बहुत देर बोले। मैंने बहुत देर देखा तू मैं भाजपा के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ कि आप बड़े हैं, बड़े भाई हैं गुरु प्रकाश जी। मुझे लगता है कि आप युवा होने के नाते आपका भी यह दायित्व होता है। जिस तरह से आप जाति धर्म की बात करते हैं, युवाओं के हक की भी बात कर लीजिए, महंगाई पर भी बात कर लीजिए कि 8 साल में आपने क्या डिलीवर किया है देश में। आप एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आप निकल पाइएगा देश में? क्या आप पूछ पाइएगा कि आपने क्या दिया है देश की जनता को? एक बार निकल के देख लीजिए, शायद आपको विपक्षी पार्टियों को निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुप्रिया जी, ओके अनुप्रिया जी, मेरा सवाल यही है। आपने कहा क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं ना, युवा ही अब इस देश को आगे लेकर जाएंगे, तो क्या 2024 के लिए भी ये बात अब हम इस मंच से माने कि अब किसी युवा चेहरे को ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए भी आगे बढ़ाएंगे? खुद को वो हटा रहे हैं उस रोल से भी और उस दौर से भी पूरी तरीके से। केंद्र की राजनीति में भी अब नीतीश कुमार नहीं आएंगे, फिर कहने का मतलब ये है। इसीलिए तो मैंने संन्यास शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए, मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे बोलने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कई बार खुद से कहा है कि उनकी कोई भी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना भाई, अनुप्रिया जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं सबसे अच्छे उम्मीदवार ही वही होंगे। तो तेजस्वी यादव और आप में क्या तालमेल खत्म हो गया है क्या? अगर गठबंधन में तालमेल है या नहीं है? हमारे उप मुख्यमंत्री जी, अगर उनको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक हमारे मुख्यमंत्री जी है, तो ये उनकी इच्छा है और बिहार की जनता की इच्छा को आप नकार तो नहीं सकते ना। अगर बिहार की जनता ने 5 से 22 साल का सफर बहुत ही अच्छा देखा है, उनको लगा है कि वो नीचे पैदान से खड़े होकर के हम बाहर निकल के, और रहा कि जब पूरे देश की बात आप कर रही हैं, तो जहां पे ये गठबंधन जोड़ने का, ये पूरी भी विपक्षी पार्टी को एक करने की बात हो रही है, सभी पार्टी का एक मत हो जाएगा। अनुप्रिया जी, आपके महागठबंधन की बड़ी पार्टी जो है आरजेडी, वो ये चाह रही है कि वही पीएम बने, चेहरा बने। आपकी पार्टी की जब बैठक होती है उसमें भी नारे यही लगती है, नीतीश कुमार जो है वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है? अकेले नीतीश कुमार की चल रही है या पार्टी की चल रही है? यहाँ खड़ा होती है सवाल, यहाँ खड़ा होती है कि हमने कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए जितनी भी विपक्षी पार्टी है उसको एकजुट
एकजुट करेंगे। विपक्षी और एकजुटता की जब बात विपक्षी होती है, पार्टियां मैं बता दूं, चलिए ठीक है, तो वक्त यहाँ की बाधा है। हिटलरशाही नहीं अनुप्रिया होती जी है मेरे हमारे पास यहाँ, वक्त की यहाँ बाधा होता है, वक्त की बाधा। मैं यही जानना चाहती हूँ, अब तक जितने राजनीतिक दलों से मिले हैं नीतीश कुमार, किस किस की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है आपके साथ आने के लिए? क्या ममता बनर्जी मुझे साथ लगता है, है कि केसीआर आपको ध्यान साथ है, रखना चाहिए, अरविंद ध्यान केजरीवाल रखना साथ है या चाहिए। नहीं है? आने वाले समय में हाँ। मुख्यमंत्री जी बिहार की यात्रा के बाद में देश की यात्रा पे जब निकलेंगे तो ये सारे सवालों का जवाब आपको स्वतः मिलते चला जाएगा। बहुत अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोगों को परेशान होने दीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि 24 में अब भारत भाजपा मुक्त तो जरूर होने वाली, क्योंकि उन्होंने भारत की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। गुरु प्रकाश पासवान जी, चुनौती तगड़ी है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, और भारत में भाजपा मुक्त शासन 2024 में उसका सपना है। 50 सीटों पर सिमटने के बीजेपी के दावे किए जा रहे हैं अब विपक्ष की तरफ से, और नीतीश कुमार का आकलन भी वही है, कुछ 50 सीटें सिर्फ। गुरु प्रकाश पासवान जी, आई थिंक उन तक आवाज नहीं आ रही। प्रफुल्ल जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी अंत में चलते चलते, क्योंकि 50 सीटें बीजेपी को 50 सीटों पर बीजेपी सिमटे, इसके लिए ये टारगेट पूरा फिक्स किया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से। जो बात है अनुप्रिया जी कह रही हैं, हालांकि अभी तक रोड मैप तो तैयार नहीं है, कौन साथ में है वो भी तैयारी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद सपना बड़ा है। नहीं, ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको अपने अपने तरीके से सरकार बनाने के प्रयास भी करने चाहिए, और लोकतंत्र में वो मौका भी होता है इसमें। लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि आपके पास एक तो सर्वसम्मत एक कोई चेहरा हो, नेतृत्व हो, दूसरा एक निश्चित विचारधारा हो, और तीसरा उस विचारधारा और नेतृत्व को सपोर्ट करने वाला नीचे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो। ओके। इन तीनों विषयों पर अभी कहीं पे तालमेल, मुझे ये बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ हाँ। केरल में कांग्रेस साथ में लड़ेगी, अलग लड़ेगी? नहीं, ये सब तो ममता बनर्जी के साथ में लड़ेगी, अलग लड़ेगी? जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो कौन किसके साथ रहे? ये सारे जो कंफ्यूजन्स है, ये कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशनली ना, और इसीलिए प्रफुल्ल जी वक्त की बाधा है। प्रफुल्ल जी, मेरे पास ये बात तो कांग्रेस भी कह रही है, और अभी अनुप्रिया जी ने भी कहा कि इसके लिए तो भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन गुरु प्रकाश जी, अब तक अब आवाज आ रही है क्या? गुरु प्रकाश जी, आवाज आ रही है अब तक? अभी आपने क्योंकि हाथ खड़ा किया था, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, फिर खत्म करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये इनकी योजना बहुत पुरानी है। 14 में देश की जनता ने बताया, 19 में देश की जनता ने बताया, और नीतीश कुमार जी जो कि लगातार मैंडेट का विश्वासघात करते आ रहे हैं। 10 में हमारे साथ लड़े थे, चले गए उनके साथ, 15 में उनके साथ लड़े थे, आ गए हमारे साथ, 20 में हमारे साथ लड़े थे, फिर उनके साथ चले गए। तो देश की जनता, बिहार की जनता नीतीश जी के चेहरा चाल चरित्र से अवगत है। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनको अगर कुछ करने की आवश्यकता है तो प्रायश्चित यात्रा करिए। जो असंवेदनशील बयान आपने दिया है, वो 100 लोग जो मारे गए हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर में, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए आपको। दलित, अति पिछड़े कभी माफ नहीं करेंगे आपको। और लोकतंत्र की दुहाई आप तो नहीं दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोकतंत्र में उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाता है, ये नीतीश कुमार जी ने सिखाया है। युवाओं पे लाठीचार्ज, कहते थे कैबिनेट की पहली बैठक में 10 रीमा जी, देंगे। मुझे लगता है कि गुरु प्रकाश जी को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार के बारे में बात करना चाहिए कि जनता ने किसको चुना था और आज किसकी सरकार है कि हम सबको मुझे यही रोकना होगा। वक्त की बाधा है। अनुप्रिया जी, आपने अपनी बात बहुत विस्तार से कही थी, और इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि अब गुरु प्रकाश जी का जो आकलन है वो क्या कहता है, लेकिन अब वक्त की बाधा है, इसलिए मैं जवाब के लिए आपके पास और सूरज जी के पास नहीं आना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत के इस विशेष शो में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जिस वक्त समाधान के नाम पर ये जो यात्रा चल रही है, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है, जो हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये समाधान क्या 2024 तक निकल पाएगा। और वो समाधान ये है कि क्या विपक्षी एकजुटता के नाम पर जो मुहिम चल रही है उसमें कुछ दिखाई देगा, कुछ रंग लाएगी वो या नहीं लाएगी, और जितनी गांठें इस वक्त विपक्षी गठबंधन में दिखाई दे रही हैं वो क्या खुल पाएंगी या नहीं। तो ये समाधान जो है इसका इंतजार लगता है कि सभी को है। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से